हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्टाफिंग का मीनिंग और डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली हैं। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं चैप्टर 1, 2, 3 और 4। चार चैप्टर हमारे डिस्कस हो चुके हैं, चार चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिए हैं। और अभी चल रहा है हमारा 5th चैप्टर स्टाफिंग। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे इंटरलिंक्ड है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। तो दोस्तों, एक कंपनी के अंदर जो हमारे कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट, हायरिंग हायरिंग का ध्यान रखता है, जो कंपनसेशन सेट करता है, जो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करता है, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए जो बजट, ये समझिए एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वेजेस जो सब तैयार करता है, उसको बोला जाता है एचआर। जो आपके इंटरव्यूज़ लेता है वही होता है एचआर दोस्तों। तो अब स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये स्टाफिंग का काम क्या है? क्या काम है दोस्तों स्टाफिंग का फंक्शन? मैंने आपको बताया था स्टाफिंग में क्या होता है। रिक्रूटमेंट होती है ना, वही मैंने बात बताई है इसमें। ह्यूमन रिसोर्स में भी वही चीज़ होती है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट होता है जो हमारी खाली वैकेंसीज़ हैं, जो हमारी कंपनी के अंदर अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं, जो खाली वैकेंट पोजीशंस हैं। जैसे कि एक एचआर, सपोज के तौर पे एक हमें अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंटेंट की खाली पोजीशन है, तो वहाँ पर हम अकाउंटेंट को एक हायर करेंगे, तो उसको ही बोला जाता है अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट करना। तो वही इसके अंदर बात हुई है। थे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, तो ये एचआर का काम होता है। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता होता क्या है कि क्या होता है ट्रेनिंग एंड डेवलप, यानी एक एम्प्लॉय है, उसे अपना काम समझाना, उसका जो काम है हमारी कंपनी में जो काम होता है और जो उस एम्प्लॉय को करना है, वो सब बातें उसे सिखाना, उसे किस तरह से करना है सारे काम। वही होती है ट्रेनिंग करना। मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए उसका एक मंथली स्टाइपेंड फिक्स कर दिया जाता है और वहाँ पर उसे सिखाया जाता है आपको क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है, उसे बोला जाता है ट्रेनिंग। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसे कहते हैं? यानी हमारा जो एम्प्लॉय हमने हायर किया है, उस एम्प्लॉय की हमें एफिशिएंसी चेक करना। मतलब ये देखना है वो किस किस चीज़ में परफेक्ट है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी स्किल कैसे हैं, वो बोलता कितना अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो चेक करी जाती हैं, उसे बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। यानी जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको किसी सेल्समैन का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो आप क्या देखोगे? हम देखेंगे उसके कम्युनिकेशन स्किल, देखेंगे एप्टीट्यूड, हम ये देखेंगे वो अपने टारगेट अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, हम उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेंगे, कैसे उसके पास रिजल्ट्स रहे हैं, कैसे उनने टारगेट अचीव किए हैं। तो ये सब चीज़ें होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन। तो दोस्तों, स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉय रिटेंशन का भी ध्यान रखा जाता है और ह्यूमन रिसोर्स का भी यही काम होता है, एम्प्लॉय के रिटेंशन का देखना। तो दोस्तों, एम्प्लॉय रिटेंशन होता क्या है? जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना, देखना, ये सब कुछ देखना, उनको सब फैसिलिटीज़ देना, जिससे कि वो हमारे वफ़ादार हो जाएँ, हमारे लिए बिल्कुल अच्छे से काम करें और हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव करवाएँ। और वो इस तरह से काम करें जैसे कि वो उनका खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो उस काम के अंदर, इसको बोला जाता है। और वो हमारी कंपनी में ही रहें, हमेशा हमारी कंपनी में रहें और हमेशा हमारी कंपनी के वफ़ादार रहें, इसको बोला जाता है एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग। यानी कितनी हमें वर्कफोर्स चाहिए। सपोज़ एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जहाँ पर हमें 10,000 की वर्कफोर्स चाहिए, 10,000 आदमी चाहिए हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो उनको कैसे हायर करा जाएगा और किस किस तरीके से हायरिंग होगी उनकी, उनको कहाँ पर रखा जाएगा, मतलब उनको काम समझाया जाएगा, कितने आदमी हम इस जगह रखेंगे, कितने आदमी हम प्रोडक्शन में रखेंगे, कितने आदमी हम परचेज में रखेंगे, कितने आदमी हम सेल्स में रखेंगे। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करना होता है वर्कफोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो दोस्तों, कंपनसेशन मैनेजमेंट होता है बेसिकली वेजेस सेट करना, सैलरी सेट करना और उनके अलाउंस, बेनिफिट, बोनस, ये सब चीज़ों को सेट करना करा जाता है। ईपीएफ, ईएसआई, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करना, उनको फिक्स करने को बोला जाता है कंपनसेशन मैनेजमेंट करना। यानी एक एम्प्लॉय, सपोज हमने ऐसा रख दिया, दिन की एक आदमी की वेज सेट कर दी 1,000 रुपये,
1000 तो ज़्यादा हो जाती है, 500 रुपये सेट कर दी सपोज़, तो वही हुई इसकी कंपनसेशन मैनेजमेंट एक तरीके से। जितना वो काम करेगा हम उसको उस हिसाब से पैसे देंगे, जितने दिन वो काम करेगा। सपोज़ 500 रुपये दिन का हिसाब है उसका, 10 दिन आया तो 5000 बैठ गए इसके सीधे-सीधे, ये इसमें बात है। तो इस तरीके से स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यही सारे फंक्शन स्टाफिंग के हैं, जो ये सब फंक्शन स्टाफिंग के हैं वही ह्यूमन रिसोर्स के हैं, दोनों एक दूसरे के ही अंदर आते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कैसे बढ़ा, सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डीपली बताऊंगा कैसे क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। सबसे पहला जो हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इस तरीके से ये सब वो पॉइंट है किस किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स वजूद में आया, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इमरजेंसी ऑफ ट्रेड यूनियन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच। तो दोस्तों अब इनको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ये बात है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ये 1880 में वेस्टर्न यूरोप में और यूएसए में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। वहाँ पर जो था, वहाँ पर ऐसे होता था काम दोस्तों, एक जो फिलॉसफी बनी हुई थी वहाँ के लोगों की, क्या फिलॉसफी बनी हुई थी वहाँ के लोगों की, फिलॉसफी बनी थी ओनर में और एम्प्लॉय में, यानी मैनेजर में और एक एम्प्लॉय में, मास्टर और वर्कर का रिलेशनशिप है। या वर्कर मतलब एक नौकर और ये समझिए नौकर का और एक मास्टर का रिलेशनशिप है। वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन करते थे एक दूसरे के साथ, वहाँ पर ऐसा था। वो इस अप्रोच में ये था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर ये बात हुई थी कि हमेशा एक बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, बहुत ही सेंट्रलाइज जगह होनी चाहिए। सेंट्रलाइज यानी मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन बताया था, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर टॉप अथॉरिटीज़ के हाथ में होना। वो चाहते थे कि सारी पावर टॉप अथॉरिटीज़ के हाथ में हो और वो ऑर्डर देनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो किनके बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। अगर सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करना चाहे वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, उसे अप्लाई करना पड़ेगा, उसे थोड़ी बहुत अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इस तरीके का हिसाब होता था वहाँ पर, बिल्कुल इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था आपस में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में। वहाँ पर जो था ऐसा होता था कि ओनर में और ये जो होता है अपने ओनर में और वर्कर में बिल्कुल इस तरीके का रिलेशनशिप था। वो उनको नीच समझते थे, ये समझ लीजिए, इस तरह का रिलेशनशिप था। वो उनको नौकर था, नौकर वाली हैसियत देते थे, बिल्कुल उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो ये हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। तो दोस्त आते हैं नेक्स्ट पर, इमरजेंसी ऑफ ट्रेड यूनियन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया ये वाली बात, इमरजेंसी ऑफ ट्रेड यूनियन। वहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फील करनी शुरू करी। जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी उनकी, वेजेस कम होना, वर्किंग कंडीशंस ख़राब होना, उनसे काम ज़्यादा लेते थे और उन्हें सैलरी कम देते थे, उनको अच्छे से बिल्कुल ट्रीट भी नहीं करते थे। तो ये सब देखते हुए सारे वर्कर्स ने मिलके एक यूनियन बना ली। यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ग्रुप बना लिया है, समझ लिया। उन्होंने सारे वर्कर्स ने मिलके एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप के अंदर वो अपनी फिर क्या करते थे, वो सारे के सारे कलेक्ट हो जाते थे और डिमांड करते थे अपनी, जो उनका काम, जैसे किसी बड़े अफसर ने उनको परेशान किया या उनकी कोई डिमांड है वो पूरी नहीं की, तो फिर वो सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाते थे और क्या करते थे, स्ट्राइक कर देते थे। स्ट्राइक करने का मतलब होता है दोस्तों, वो अगेंस्ट हो जाते थे अपनी कंपनी के और वहाँ पर काम बंद कर देते थे करना। तो ये सब देखते हुए वहाँ पर एक ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी बनाई गई। फिर जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने एक ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर क्या होता था, फिर जिस भी वर्कर को प्रॉब्लम है, वो तो वो जाकर वहाँ पर बताता था अपनी प्रॉब्लम, कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करो। तो फिर वो प्रॉब्लम नोट की जाती थी, तो उसको फिर सॉल्व किया जाता था। इससे क्या हुआ, वो स्ट्राइक वाला जो काम था वो बंद हो गया। एम्प्लॉयज़ जो है वो खुशी रहने लग गए। तो फिर उसके बाद नई चीज़ और आई, उसके बाद फिर और डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। फिर जो डेवलपमेंट हुआ वो ओवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा आया। इस एरा के अंदर क्या होता था, जो एम्प्लॉयर्स थे वो सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोचते थे। इन्होंने यहाँ पर पैटर्नलिस्टिक अप्रोच स्टार्ट किया। ये अप्रोच क्या कहता है, इस अप्रोच के अंदर सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते थे। कैसा वेलफेयर, कि उनको टाइम पे वेजेस मिले, जितना काम करें उतने पैसे मिले, उनकी सैलरीज में थोड़ा डेवलपमेंट हो, उनको फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करी जाए, जैसे उनकी हेल्थ के बारे में सोचा जाए, इंश्योरेंस वगैरह के बारे में सोचा जाए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो ये तो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। तो आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जब ये 3 एरास चले गए, इसके बाद आया एक नया एरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। तो दोस्तों वहाँ पर आए हमारे एफ डब्ल्यू टेलर साहब।
उन साहब ने क्या किया, अपने कुछ प्रिंसिपल निकाले, उन्होंने उन प्रिंसिपल के हिसाब से बताया कि ये प्रिंसिपल एक फैक्ट्री के अंदर होने ही चाहिए, तभी एम्प्लॉय के बारे में सोचा सही जाएगा और वहाँ पर एफिशिएंसी भी तभी अचीव कर पाएंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़, और कंपनी जो है वो तभी एफिशिएंसी अचीव कर पाएगी अगर वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। तो क्या थे साइन एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स? तो उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए थे। सबसे पहला था साइंस, ये मैंने गलती लिख दिया, 5 प्रिंसिपल, 5 नहीं 4 थे दोस्तों। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स विद देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या था? तो दोस्तों ये मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं अपनी वीडियो में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाली में, फिर भी चलिए एक्सप्लेन कर ही देते हैं जब आए हैं यहाँ पर। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर क्या था? तो दोस्तों इसके अंदर कहा जाता था जितने भी काम करने के तरीके हैं उनको हम पिछड़ा हुआ नहीं रख सकते। हमें ट्रेडिशनल मेथड में नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए। हमें अपने मेथड्स को डेवलप करते रहना चाहिए जिससे कि इनोवेशन हो और नए-नए मेथड्स हम सीखें और हमारे डेवलपमेंट भी तभी होगा। दोस्तों अगर आप एक पुरानी चीज़ में ही लटके रह जाओगे, एक पुराने मेथड में ही लगे रहोगे तो वो कभी डेवलपमेंट नहीं होगा और आप दुनिया में पीछे रह जाएँगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। जैसे कि नोकिया, नोकिया को कौन जानता है आज के टाइम पे? अगर कोई न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न से समझिए आपसे 3-4 साल पुराना कोई बच्चा होगा ना, उससे पूछोगे तो वो नोकिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता होगा। लेकिन हाँ, अगर वो फ़ोन चलाता है ना, तो वो रियलमी कह देगा मुँह से अपने। इतने आजकल के बच्चे पक्के हैं। तो दोस्तों ये बात है, अगर नोकिया आपको अपने आप को टाइम के साथ साथ डेवलप करता रहता है, जिस तरह एंड्रॉयड सिस्टम्स आए रियलमी के अंदर, ओप्पो आया, वीवो आया, एंड्रॉयड सिस्टम्स आए, इस तरह करके अगर नोकिया अपने आप को डेवलप करता रहता है तो डेफिनेटली आज वो भी कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहा होता। तो ये बात होती है इसके अंदर। तो इस प्रिंसिपल का कहना था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का, हमेशा अपने आप को टाइम के साथ, टाइम के अकॉर्डिंग नए नए मेथड्स को डेवलप करते रहो अपने अंदर। ये बात इसके अंदर बताई गई। सेकंड पॉइंट में बताया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके अंदर ये था कि कंपनी को जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हार्मनी से रहना चाहिए, हमेशा टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। थर्ड पॉइंट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमेशा जो पूरी की पूरी वर्क फोर्स है उसको अपने काम को कोऑपरेट करके करना चाहिए। जितना भी काम है सारा का सारा उन्हें हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ना सोचिए कोई भी एम्प्लॉय, ये ना सोचे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए हमेशा, ये जो काम है ये कंपनी का काम नहीं है, मेरा खुद का काम है। वो जो कंपनी का काम है वो अपना काम लेकर करे, तभी वहाँ पर एफिशिएंसी आ पाएगी काम के अंदर। फोर्थ पॉइंट बताया डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स विद द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमेशा अपने एम्प्लॉयर, इसमें पॉइंट में बताया एम्प्लॉयर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए जिससे कि उनके काम में एफिशिएंसी आए। मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल लेके उनको कहो कि भाई तू 3 घंटे काम कर, तू इसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर सकता है, फिर तू इसके बाद काम कर। जब वो इस तरह कर करके रेस्ट करके काम करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर उनके काम के अंदर एफिशिएंसी आएगी और जो हमारी कंपनीज़ के गोल होंगे वो भी डेफिनेटली अचीव होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ साइंटिफिक एरा। इसके बाद आता है नेक्स्ट एरा, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एरा। तो इस तरह से डेवलप हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ नए से नए स्टेप्स आते रहे। तो उसके बाद आया हमारा ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एरा। इसके अंदर क्या हुआ? तो दोस्तों वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर कुछ प्रोफेसर्स की टीम बैठी, उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च करनी शुरू करी। उस रिसर्च के अंदर उन्होंने ये देखने की कोशिश करी कैसे हम एम्प्लॉयज़ से प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। तो उन्होंने ये 4 फैक्टर्स निकाले। क्या क्या थे वो? नेचर ऑफ लीडर, हमारे लीडर का नेचर कैसा है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करता है, अपने फॉलोवर्स को अच्छे से ट्रीट करता है, उनके साथ बदसलूकी तो नहीं करता, हमेशा अच्छे बात करेगा। तभी वो डेवलप कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय से प्रोडक्टिविटी, तभी वो एम्प्लॉय से प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं अच्छी। अगर लीडर का नेचर अच्छा होगा तभी उसके फॉलोवर भी अच्छा काम करेंगे। अगर मान के चलिए अगर लीडर गब्बर सिंह जैसा है, तो आपने देखा था गब्बर सिंह कैसा था। तो दोस्तों अगर लीडर का नेचर ख़राब होगा तो डेफिनेटली फॉलोवर्स उससे कटना शुरू हो जाएंगे। तो यही बात इसके अंदर बताई गई थी उन्होंने। सेकंड पॉइंट पे आते हैं सोशल फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों हमेशा एक कंपनी के सोशल फैक्टर्स कहते हैं, कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का काम कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई थी। थर्ड पॉइंट ग्रुप इन्फ्लुएंस, जिस टीम के साथ तुम काम कर रहे हो क्या आप उस टीम से वफादार हैं? तो ये भी चीज़ होनी चाहिए, हमेशा अपने काम के साथ वफादार होना बहुत ज़रूरी है एक एम्प्लॉय का।
नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन विद कलीग्स। जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हो, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जैसे कि एक मैंने परचेज़ की टीम बना रखी है, एक सेल्स की टीम बना रखी है, ताकि आप उनके साथ कोऑपरेट करते हो काम के अंदर, तो वहाँ पर कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होना चाहिए हमेशा। एक चीज़ होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, वो बात होनी हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सबॉर्डिनेट जो है वो अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट करे और सुपीरियर भी अपने सबॉर्डिनेट की इक्वली रिस्पेक्ट करे। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये 4 फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय से प्रोडक्टिविटी अच्छी ली जा सकती है। तो इस पॉइंट के अंदर ये बात बताई गई थी। जब ये मूवमेंट ख़त्म हुआ तो इस मूवमेंट के बाद नया मूवमेंट आया, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। इस तरह कर के थोड़ा-थोड़ा डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो इस अप्रोच के अंदर क्या बात हुई? तो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के अंदर वर्क ये जो बात आई, बात जो खुल के सामने आई, वहाँ पर ये बात आई, जो वर्कर्स हैं वो काम तो करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हम काम ना करें, वो चाहते हैं कि काम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो। ऐसा ना हो कि जिससे काम में कन्फ्यूज़न आए, काम जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सिस्टमैटिकली हो। जैसे कि वो चाहते हैं कि अगर पैकिंग डिपार्टमेंट है तो वो अलग हो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग जाए, जहाँ पर रॉ मटेरियल तैयार हो है वो डिपार्टमेंट अलग हो, और वहाँ से रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन में आए, प्रोडक्शन से फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो, उसके बाद फिर पैकिंग डिपार्टमेंट में जाए। इस तरह जब काम सिस्टमैटिकली होगा, फॉर्मलाइज्ड वे में होगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। इस तरह से ही आप कंपनी के गोल्स जो है वो अच्छे से अचीव कर पाएँगे। तो वही इस अप्रोच के अंदर बात बताई गई थी। तो आप ये मैंने देख सकते हैं, आप लिखा हुआ भी यही सब कुछ लिखा है जो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ और लिखा है, मैं कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जो यहाँ लिखा है वही बस मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से लिख सकें अपने एग्जाम में। तो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के बाद आया है हमारा मेन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना शुरू करा। प्रोडक्टिविटी लेनी है हमें, हमें एफिशिएंसी लेनी है, हमें एफिशिएंसी गेन करनी है अपने बिजनेस के अंदर। तो वो कैसे गेन होगी? वो तभी तो गेन होगी जब हमारा स्टाफ अच्छा होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर उन्होंने देखा, हमें अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। हमें एक तरीके से उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए काम के लिए, किस तरह आपको काम करना है, क्या-क्या आपको करना है, किस-किस तरीके से आप करोगे। तो ये सब चीज़ें सिखाई गई, जैसे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम करे, उनको कोर्सेज़ वगैरह सिखाने शुरू कर दिए अपने एम्प्लॉयज़ को, तभी तो वो एफ़िशिएंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हुआ था ह्यूमन रिसोर्स का इवोल्यूशन। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस पर। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।